नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यक्षिणी। आपका स्वागत है कला अध्यात्म के आज के इस कार्यक्रम में। आज आपका परिचय करवाते हैं दिल्ली के एक समकालीन कलाकार से जिनका नाम है नरेंद्र पाल सिंह। बिहार के नवादा जिले के कोनंदपुर में जन्मे, पटना आर्ट कॉलेज से स्नातक दिल्ली पहुंच नरेंद्र पाल सिंह ने समकालीन भारतीय चित्रकला के मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। उनके चित्रों की प्रदर्शनी भारत के प्रमुख शहरों के अलावा कला के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, दक्षिण कोरिया, इटली, प्राग, चेक गणराज्य में हो चुकी है। अमूमन कलाकार जब ग्रामीण परिवेश से महानगरों की चकाचौंध में आता है तो समय के अंतराल के साथ स्वयं को महानगरों के अंदाज में खुद को ढालता चला जाता है, लेकिन नरेंद्र ने अपने गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू को ज्यों का त्यों बचाए रखा है। शायद यही वजह है कि इनके रंगों का छटकपण अभी भी ताज़ा है। कला अध्यात्म के लिए चित्रकार नरेंद्र पाल सिंह से बातचीत की है दिल्ली के समकालीन कलाकार श्री राजेश चंद जी ने। तो आइए मिलते हैं नरेंद्र पाल सिंह। नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं एक बहुत ही चर्चित कलाकार आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी के स्टूडियो में। तो हम इनसे बात करते हैं। स्वागत कीजिए नरेंद्र पाल सिंह जी का। आर्ट कॉलेज से पहले आप क्या करते थे और आर्ट में फिर आने का कैसे आपको लगा कि आर्ट में आना चाहिए? मैं मिडिल स्कूल में डिसाइड कर लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। जब आईएएस का रिजल्ट निकला तो केमिस्ट्री में फेल। फिर मुझे लगा क्या करें, तो मुझे कुछ ड्रॉ करने का एक मैगजीन आता था बहुत पहले जो मेरे घर में शुरू से आता था, कल्याण। तो उसमें एक तस्वीर आती थी बहुत खूबसूरत, फर्स्ट पेज के बाद ही। तो मैं सोचा कि आर्ट कॉलेज चलते हैं। पटना आर्ट कॉलेज में जब टेस्ट दिया, वो साल था 81 में दिए, टेस्ट नहीं हुआ। दिए 82 दिए, 83 दिए और चले आए पटना आर्ट कॉलेज 84 में। तो आपको कब पता चला कि हाँ इसमें एक बहुत बड़ा स्कोप है और हम इसको लेकर के बहुत अच्छे लेवल पर जा सकते हैं? मेरा सबसे पहले था कि खुद को कितना ज्यादा हम इनहांस करें। उसके लिए मैं कॉलेज में कम टाइम देता था और पटना जू, जिसको मैं अपने जीवन का दूसरा कॉलेज मानता हूँ, वहां जाते थे क्योंकि वहां प्रकृति, पशु पंछी, मानव, इंसान, सारी एक्टिविटीज, सारी चीज एक जगह मिल जाता था। तो मैं एक क्लास करके और सीधे पटना जू चला जाता था। क्योंकि एकेडमिक जो हम काम करते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। लैंडस्केप है, नेचर स्टडी है, स्टिल लाइफ है, कंपोजिशन है, तो उसमें और बाद के समय में जो काम करते हैं उसमें काफ़ी फर्क होता है। तो ये बदलाव आपके समय, आपके जीवन में, आपके आर्ट में कब दिखने लगा? वस्तुतः ये बात हुआ कि मुझे शुरू से, जब मैं स्कूल्स में पढ़ रहा था, तो मुझे 2-3 चीजों में सबसे ज्यादा मन लगता था। संगीत सुनने और लोकगीत गाने। पहला चीज, किसी भाषा का हो, चाहे मैथिली का हो, भोजपुरी का हो, हमारा जो ये है मगही है वो हो, या बांग्ला फोक सॉन्ग, कोई भी सुनने में मुझे बहुत मजा आता था। मतलब संगीत से लगाव ज्यादा ही था। आप गाते भी थे? हाँ। और हम बाद में आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। वो मुझे माँ से मिला था विरासत में। अच्छा। और दूसरी बात कि मैं हिंदी साहित्य शुरू से, मतलब 7th क्लास से इतना पढ़ा था कि जब मैट्रिकुलेशन आईएएस करते करते मैं तकरीबन अवेलेबल जितने किताब थे, जितने साहित्यकार, चाहे फणीश्वर नाथ रेणु हो, शरद चंद्र हो, बंकिम चंद्र हो, आचार्य चतुर्सेन हो, महाश्वेता देवी हो, अमृता प्रीतम हो, शिवानी हो, प्रेमचंद हो, मतलब किताब को अब इतना मजा आता था। तो उनमें जो चीजें, रहस्य मुझे जीवन का और सामाजिक परिवेश का एक नया चित्रण जो मिलता था इन लोगों के किताबों में, इन लोगों के कहानियों में, इन लोग के कथा में, वो एक बहुत बड़ा मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग बनाया फीलिंग। जब मैं इंसान को भी बहुत सहज रूप से रेखांकित करने लगा
रंगों को मैं वाइब्रेंट कलर, क्योंकि मैं गांव से आता हूं, तीज त्योहार मेला ठेला क्या कहने हैं, जलवा है, दशहरा का अलग, ईद का अलग, होली का अलग, मुहर्रम का अलग, मतलब जितने भी हैं पर्व त्योहार। मुझे याद है कि जब मैं आर्ट कॉलेज में पढ़ रहा था तो मैं जब रंग लगाना शुरू किया पेंटिंग में सेकेंड ईयर के बाद, तो हमारे टीचर जो थे उन्होंने बोला क्या करके लाए हो, इतने कलर, क्या है पोस्टर है, और उन्होंने गुस्से में उछाल दिया मेरी पेंटिंग को। मैं बोला कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो पेपर है सीट, वो जो है सो बहुत भारी मात्रा में आप रख करके, और कलर का पूरा एक जखीरा आपके पास था, और वो डायरेक्ट ट्यूब से आप काम करते थे उस समय, डायरेक्ट ट्यूब से वो पेंट करते थे, ब्रश का बहुत कम इस्तेमाल करते थे उस समय के काम में। तो वो छाप मेरे अंदर अभी तक है, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो कहा जाता है कि कलाकार वो किसी विधा का हो, चाहे वो मूर्तिकार हो या पेंटिंग करता हो, कलाकार दूसरा मतलब कि सृजन करता है। तो अगर दूसरा सृजन करता है, जिसने सृष्टि बनाया वो किसी से नहीं पूछता है, भांति भांति का पेड़ पौधा प्रकृति में आप देखिए, पहाड़ जितने भी हैं सब एक जैसा नहीं है, पेड़ कभी एक जैसे नहीं है, सबके पत्ते एक जैसे नहीं हैं। तो मुझे लगा कि लैंडस्केप हरा पेड़ क्यों बनाए, लाल पेड़ क्यों नहीं, मौव कलर का पेड़ क्यों नहीं। दूसरी बात कि जो वस्त्र है, वो वस्त्र जो पहने हुए हैं वही क्यों, क्योंकि मैं अगर एक लड़का बना रहा हूं तो मेरा लड़का है, वो मेरा लड़का है, एक पेड़ बना रहे हो मेरा पेड़ है, और उसका सृजन करता मैं हूं। तो उसमें कलर क्या जाएगा, उसकी टहनियां कैसे जाएंगे, उनके पत्ते का रंग कैसा होगा, लड़के का कपड़े का या महिला का साड़ी कैसा होगा, उसके पहनावा का सब मेरे पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। और वो जो सृजन हुआ उसके बाद फिर कभी नहीं होगा, यानी वो इकलौता है। तो मैं हमेशा बहुतायत रंगों से खेलना शुरू किया, क्योंकि रंगों से और ट्यूब से लगा के और उसके बाद उस पर पानी छिड़क के जो एक होता है नहीं, रंगों के साथ खेलियां करना। बिल्कुल। आप छोटे बच्चों को देखिएगा, छोटे बच्चे कभी नहीं झिझकते हैं रंगों से, वो काला रंग भी इतना बोल्डली लगाता है, लाल रंग ऐसे लगाता है कि मजा आ जाता है। अब सोचिए, तो मैं क्यों डरूं, आई एम अ क्रिएटर, मैं क्रिएट करता हूं अपनी दुनिया, वो नरेंद्र की दुनिया है, और नरेंद्र की दुनिया कोई और उसको नहीं रचा जा सकता है, कोई और नहीं रच सकता है मेरी दुनिया को। तो दिल्ली का जो शुरुआती दौर रहा उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि पटना से, जैसा कि छोटे शहर से जब बड़े शहर जब यहाँ आए तो पहले तो मुझे सामना करना पड़ा हम लोग को कि लोग पूछते थे अच्छा पटना में आर्ट कॉलेज भी है, जबकि काफी पुराना कॉलेज, तो बड़ा अजीब लगता था। दूसरा, उस वक्त बिहार के आर्टिस्ट कोई भी नहीं, एक थे जो अपने आप को बिहार का नहीं बताते थे, बड़ा अफसोस लगे। फिर भी हम लोगों ने तय कर लिया कि कुछ भी हो जाएगा, पांचों के पांचों तय किए जॉब नहीं करेंगे, फ्रीलांस फील्ड में रहेंगे। उस वक्त गैलरी कितने थे, सरकारी और प्राइवेट गैलरी मिला के 7 गैलरी मात्र दिल्ली में था, ललित कला, आईफेक्स और धूमिमल। प्राइवेट गैलरी में धूमिमल, कुमार आर्ट गैलरी, और एक नई गैलरी सीसीए खुली थी, और एलटीजी गैलरी, बस। तो आप सोचिए, आर्ट का मार्केट नहीं, सारे जो मास्टर्स अभी अब नहीं रहे, दिवंगत हो गए, वो सारे सब मिडिल एज में थे और बहुत कम खरीदार थे। सभी ने मुझे समझाया, क्योंकि मेरी एक शुरू से लगाव रहा कि मैं सारे सीनियर आर्टिस्टों से मिलता था, डायरेक्ट गए मिल लिए, फोन किए मिल लिए, चाहे वो नाटककार हो, साहित्यकार हो। अमृता जी से भी मैंने, अमृता प्रीतम जी से भी मैंने उसी वक्त मिला, सुजा, राजा, हुसैन साहब, स्वामीनाथन, मंजीत बाबा, ए रामाचंद्रन, मैं किन्हीं से भी डायरेक्ट जाके मिल लेता था। और सीधा मैं नरेंद्र, मैं पटना से हूं, मैं पेंटिंग करता हूं। फिर मुझे नवोदय विद्यालय का ऑफर आया, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जॉब करना है। हालांकि लोगों ने बहुत समझाया, खास करके मंजीत बाबा,
स्वामीनाथन हुसैन भी 2-3 बार बोले कि नरेंद्र कर लो जॉब। मैं बोला सर मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं जॉब करूंगा तो मेरा पेंटिंग छूट जाएगा, और मुझे रंगों के साथ और रेखाओं के साथ जीने की जो आदत है और जो लालसा है, तो बोले इसमें रिस्क बहुत है, लाइफ को कैसे सरवाइव करोगे। हम बोले हो जाएगा, समय भी तो कुछ होता है, वो डिसीजन लेगा क्या करना। कलरफुल, एक तो आपने पहले भी बताया कि आप जो कलरफुल पेंटिंग बनाते हैं, बहुत सारे कलर का इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन फॉर्म जो आप लेते हैं वो फॉर्म के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, मैं हमेशा से आम जीवन से विषयों को उठाता हूं, जो आम जनजीवन है, ठेला वाला, रिक्शा वाला, बैलगाड़ी, जो बचपन से देखे, जो जिंदगी जिए। शहर आए तो शहर का भीड़ भाड़, यहाँ का आपाधापी, अफरा तफरी, वो सारे मुझे आपको मेरे पेंटिंग में मिलेंगे। अब है कि कुछ समय बीतने के साथ कुछ चीजें हमारे समाज से खत्म हो रहे हैं, या कहा जाए वेनिश हो गए हैं, हो रहे हैं या होने के कगार पे हैं। तो मैं उन चीजों को अब ज्यादा ले रहा हूं। जैसे अब आपको आटा चक्की नहीं गांव में मिलेगा, बैलगाड़ी नहीं मिलेगा, ठेला रिक्शा नहीं मिलेगा, सारे बदल गए हैं। शहर में आ जाइए तो आपको ट्रेन, अब वो धुएं वाला ट्रेन छुक छुक नहीं मिलेगा। बस में आ जाइए तो अब सारे बस वो हो गए, वो पुराने जो बस होते थे वो नहीं मिलेंगे। टैक्सियां बदल गए, अब कार का ही युग आ गया, टेकर नहीं मिलेगा, जीप नहीं मिलेगा। तो जो जीवन में बदलाव हुआ, दुर्भाग्य ये है कि हमारे समाज में जितने भी शिक्षित लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, हर एक क्षेत्र के लोग हैं, वो आगे बढ़ना तो सब चाहते हैं, लेकिन अपनी विरासत को संभालना या उसको कैसे संभाल के रखा जाए या उसको कैसे सहेजा जाए ताकि आने वाला जनरेशन उससे रूबरू हो सके, वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक कलाकार होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि हमारे चित्रों में वो चीज जब चाहे देख ली। अब बाइस्कोप है, अब सिनेमा और स्मार्टफोन का युग आ गया, लेकिन जो गांव में पर्दे पर सिनेमा दिखाया जाता था या वो काठ के बक्सा में जो बाइस्कोप दिखाया, कहाँ है? नहीं। तो वो क्यों नहीं? कुम्हार अब सारे आर्टिफिशियल बनाने लगे हैं, कुम्हार की अब बहुत सीमित रह गया। कुम्हार हमारे गांव में चूंकि कुम्हार था तो चक्का चलाने से लेके बर्तन बनाने तक बड़ा मजे आते थे, बर्तन लाना है और बाकी। तो मैं अब उन चीजों को जो हमारे समाज से धीरे 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 खत्म हो रहे हैं या खत्म होने के कगार पे आ गए हैं, मैं उन चीजों को लेकर कर रहा हूं लंबे समय से काम। अच्छा, आपका एग्जीबिशन जो है, आपकी प्रदर्शनी जो है, वो मतलब सोलो भी आपने किया, ग्रुप भी किया, दिल्ली में भी किया, पूरे इंडिया में किया, इंडिया से बाहर भी किया जी। तो कहाँ कहाँ आपका शो हो चुका है और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तकरीबन जहां तक एकल प्रदर्शनी का बात है, सोलो एग्जीबिशन का, अभी तक मेरा सोलो 26 एकल प्रदर्शनी 26 लग चुके हैं, और तकरीबन इससे थोड़ा कम ज्यादा ग्रुप शो में। चाहे भारत के किसी, दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, सब जगह मैंने शो किया। अलग अलग प्राइवेट गैलरी हो या सरकारी गैलरी हो, इसमें शो हुआ। देश से बाहर अमेरिका, जर्मनी, साउथ कोरिया, स्पेन, प्राग, चेक रिपब्लिक, उसके बाद लंदन, 7 कंट्री में अभी तक शो हुआ है। और मजे की बात आया कि, या कहा जाए ऊपर वाले का कुछ रहा होगा, कि सभी शो मेरे तकरीबन कहा जाए कि सफल शो रहा। कुछ सफलतम, कुछ सफल शो रहा। आज जितनी पेंटिंग मेरी अपने देश के अलग अलग लोगों के अलग अलग संस्थानों में है, उनके संग्रह में तकरीबन इतना या इससे हो सकता है ज्यादा विदेशों में है।
तो अमेरिका जैसे कंट्री में मेरी करीब करीब 90 पेंटिंग है, अलग अलग लोगों के पास, अलग अलग सिटी में। तो अच्छा लगता है, यहां भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर कहा जाए तो नरेंद्र पाल सिंह दिल्ली में है। दिल्ली से जब भी बिहार की ओर मूव करता है तो वो गांव का नरेंद्र उर्फ टुनटुन बन जाता है। ये दोनों को मैं अलग रखा हूं, क्योंकि नरेंद्र पाल सिंह गांव में नहीं समा सकता है और टुनटुन दिल्ली में नहीं सरवाइव कर सकता है। ये दोनों का पूरा जीवन शैली अलग है। ये तो बात हो गई विजुअल आर्ट की। आपका लगाव परफॉर्मिंग आर्ट से भी काफी रहा है, और जैसा मैं सुनता रहा हूँ कि आप मतलब साल में एक बार जरूर अपने गांव जाते हैं, तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए इसके बारे में। नहीं, उसका कारण रहा कि मेरे पिताजी बहुत अच्छा एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, होम्योपैथ डॉक्टर भी थे, लेकिन तकरीबन जितने भी वाद्य यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट सब बजाना जानते थे। मुझे नहीं आता बजाना। मेरे गांव की जो संस्था है नवयुवक नाट्य परिषद दुर्गा पूजा समिति कोनंदपुर, वो तकरीबन 55 साल पुरानी है, और वहां शुरू से नौटंकी नहीं, नाटक, प्ले, धार्मिक हो सामाजिक हो, होता रहा। नौटंकी भी होता था, बचपन से देखे। और बहुत कम उम्र से, चूंकि उसमें बाबूजी का वाद्य यंत्र बजाने के वजह से वो पार्टिसिपेट करते थे, और मेरे बड़े भैया एक्टिंग करते थे, तो मेरा भी एंट्री वहां से हो गया था। नाटक से चूंकि बचपन से लगाव था, इसलिए इमरजेंसी के टाइम में, जब मिसेज गांधी के समय में इमरजेंसी लगा था, तो उस वक्त इप्टा के कुछ लोग जो नुक्कड़ नाटक के लिए आते थे, उसमें भी मेरा चयन हो गया था। और मैं चूंकि फोक सॉन्ग सुनता भी था और गाता भी था, तो मुझे गाने के लिए भी और एक्टिंग करने के लिए, जिसमें मैंने उन लोगों के साथ जावेद अख्तर और उनके भाई साहब थे और बाकी लोग थे, उन सब के साथ मैंने जंगीराम की हवेली, हवाई गोले, जो नाटक था नुक्कड़ नाटक, उसमें भी पार्टिसिपेट करता था, और बीच में जो गाना होता था वो भी मैं करता था। तो एक फोक सॉन्ग हो जाए, अरे नहीं, एक मतलब कला का वो भी एक विधा है, तो थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हम लोगों का हो जाएगा, हमारे दर्शकों का हो जाएगा। मेरा अपना लिखा हुआ है, काफी पहले मैंने लिखा था, ये तकरीबन आई थिंक ये लिखा हुआ होगा 85 का, मघी में मैंने लिखा था। उगलई छितिजबा से भोर के किरनिया रामा, भोर के किरनिया।